नमस्ते। अब हम मेल फैक्टर या शुक्राणु के बारे में जानेंगे। शुक्राणु में दोष होने की संभावना अंदाजन 30-40% होती है। यानी 10 पेशेंट को अगर देखा जाए तो उनमें से 3 या 4 में शुक्राणु में दोष होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब शुक्राणु स्त्री बीज को फलित करता है तो उसका काम कैसे चलता है या वो कैसे कार्य करता है। आमतौर पर स्त्री बीज माहवारी के 15वें-16वें दिन पर फटता है, रप्चर होता है। स्त्री बीज बहुत सूक्ष्म होता है। अंदाजन हमने अगर एक फुल स्टॉप लिया तो उस फुल स्टॉप के 1/4 ये स्त्री बीज नलिका में आता है और उसी समय संभोग होने पर शुक्राणु भी ये नलिका में आते हैं। अब शुक्राणु को स्त्री बीज के अंदर जाना होता है और ये करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बाधाएं उसे पार करनी होती है। बाह्यावरण को क्यूमुलस कहते हैं और अंदर की परत को ज़ोना कहते हैं। क्यूमुलस मतलब 2 से 3 परतें होती हैं पेशिकाओं की, जो एक दूसरे से गूंद जैसे हाइलोरुनिडेज से जुड़ी होती हैं। शुक्राणु के सर पर एक कैप होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें से हाइलोरुनिडेज केमिकल बाहर आता है। ये केमिकल क्या करता है कि पेशिकाओं के ऊपर का गोंद जैसा सब्सटेंस जो है उसे पिघला देता है, जिस वजह से सारी पेशिकाएं अलग हो जाती हैं और फैल जाती हैं। ये करने के लिए हर एक शुक्राणु थोड़ा सा ही केमिकल छोड़ता है और इसीलिए बहुत से शुक्राणुओं की जरूरत होती है और इसीलिए शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा होना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब शुक्राणु अंदर पहुंचता है तो उसे ज़ोना कहते हैं। ज़ोना भेद कर जाने के लिए शुक्राणु को ताकत लगती है और ये बल उसे अपनी पूंछ से मिलता है और पूंछ के बल पर ये करके भेद कर स्त्री बीज में प्रवेश करता है और ये प्रवेश होने के बाद फर्टिलाइजेशन या गर्भ तैयार होता है। अब ये बल बराबर है कि नहीं वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे मोटिलिटी पे समझता है। इसीलिए शुक्राणुओं का वेग या मोटिलिटी महत्वपूर्ण है। अब शुक्राणु के ये 2 चीजें हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे समझती हैं। शुक्राणु कई लोगों में काउंट या संख्या नॉर्मल होती है तो कुछ लोगों में वेग कम होता है, कईयों में दोनों में प्रॉब्लम होती है। अब हम देखेंगे कि शुक्राणुओं में प्रॉब्लम क्यों होते हैं। तो उसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला तो हमारा न्यूट्रिशन या विटामिन डिफिशियंसी। कईयों का आहार कम होता है, इसलिए दूध, फल, प्रोटीन्स, अंडे ये खाना जरूरी है। साथ ही सही कसरत भी चाहिए जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल, शराब और विभिन्न प्रकार की तंबाकू, जिसमें सिगरेट है, तंबाकू खाना है, गुटखा है, पान है, जिसके व्यसन से जो एक प्रकार के केमिकल टॉक्सिन्स हैं जो शुक्राणुओं पर अटैक करते हैं और शुक्राणुओं का प्रोडक्शन कम होता है, जिससे शुक्राणु दोष निर्माण होता है। दूसरी चीज है इन्फेक्शन, जो पानी से हो सकता है, खाने से हो सकता है, यदि बाहर शारीरिक संबंध आए तो उससे हो सकता है और इसीलिए ऐसी आदतों को टालना महत्वपूर्ण है। शुक्राणुओं के दोष जो हैं वो 2-3 प्रकार के हैं। कुछ हेड डिफेक्ट्स, मतलब शुक्राणु का सर जो है या फिर हेड जो एबनॉर्मल होता है, कई बार वो छोटा होता है या कई बार वो बड़ा होता है। अब दूसरा प्रकार मतलब शुक्राणु की गर्दन में, जिसे नेक डिफेक्ट कहते हैं। और तीसरा प्रकार यानी शुक्राणु की पूंछ, जिसे टेल कहते हैं। और पूंछ अगर बराबर ना हो तो वहां से बराबर एनर्जी या फोर्स जनरेट नहीं कर पाता और उस वजह से उसकी गति या मोटिलिटी कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार ये कि एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज, ये तीसरा भाग, जिससे शुक्राणुओं की संख्या और मोटिलिटी कम होती है। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी में क्या होता है कि हमारी बचपन में जब प्रतिकार क्षमता तैयार होती है उस समय हमारे शरीर में शुक्राणु नहीं होते, इसीलिए हमारी रोधक क्षमता को शुक्राणु पता नहीं। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, तो शुक्राणु बनते हैं। उस समय अगर कुछ जख्म हुआ या इन्फेक्शन हो जाए तो ये शुक्राणु हमारे शरीर में से रक्त में प्रवेश कर देता है और उस समय हमारे
शरीर को शुक्राणु पता न होने की वजह से हमारी ही रोधक क्षमता इस शुक्राणु के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज उस शुक्राणु को मार देते हैं। कुछ एंटीबॉडीज जहां पे शुक्राणु बनते हैं उस प्रोडक्शन साइट पर अटैक करते हैं, जिस वजह से शुक्राणु बनाने वाली पेशियां कम होती हैं, जिस वजह से काउंट कम होता है। कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो शुक्राणु के सर पर या फिर उसके गर्दन पर या पूंछ पर वार करते हैं, जिन्हें एंटी हेड एंटीबॉडीज या फिर एंटी टेल एंटीबॉडीज कहते हैं, जिस वजह से उसकी मोटिलिटी या गति कम होती है। अब ये चीजें होने की वजह से काउंट या मोटिलिटी या दोनों कम होता है और इन लोगों में स्त्रीबीज फलित नहीं होता। अब हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इक्सी ये एक ट्रीटमेंट है। इक्सी में क्या होता है कि स्त्री बीज बाहर निकाले जाते हैं, उसी वक्त पुरुष के शुक्राणु लिए जाते हैं और लैब में फलित किए जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि फलन करने में दो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। पहला तो क्यूमुलस को हटाना, जिसे डिन्यूडेशन कहते हैं, जो मैन्युअली किया जाता है, जिसके बाद शुक्राणु स्त्री बीज में इंजेक्ट किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। ये एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें एक एक शुक्राणु एक एक स्त्री बीज में इंजेक्ट किया जाता है और जिसमें से फलन होता है, गर्भ तैयार होता है। 2 से 3 दिनों के बाद ये तैयार हुआ गर्भ गर्भथैली में छोड़ा जाता है और वहां उसका गर्भारोपण होता है। अंदाजन एक बार इक्सी ट्रीटमेंट करने से 10 में से 3 या 4 लोगों में प्रेगनेंसी होती है। इस प्रकार शुक्राणु की काउंट और मोटिलिटी चेक करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम है वो हमें ध्यान में आता है और उस प्रकार से ट्रीटमेंट की जाती है। कुछ लोगों में सिर्फ दवाइयों से भी ट्रीटमेंट हो सकती है। अब शुक्राणु तैयार होने के लिए लगभग 85 दिन लगते हैं और इसीलिए जो कुछ दवाइयों की ट्रीटमेंट हम करते हैं उसका रिजल्ट या उसका फायदा हमें 2-3 महीनों में दिखना चाहिए। अगर उसका फायदा नहीं हुआ तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी की आगे की ट्रीटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99 22 432 972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.